स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बिहार परफेक्ट न्यूज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है, संडे स्पेशल के आज के इस शो में हम सभी चर्चा करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर। बेरोजगारी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं हरि भैया। सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं हरि कुमार, व्यवस्थापक IT सेंटर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं विकास जी का, जो इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमको शामिल किए। और सवाल किया जाए विकास जी, और देखते हैं। जैसा कि आज हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है? देखिए, बेरोजगारी अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या से लड़ने के लिए सबसे बड़ा जो यंत्र है, वो अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर होना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि अगर बेरोजगारी को एक दृष्टिकोण से हम देख नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा दृष्टिकोण ये होगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो जनसंख्या है, इस सब पर भी बेरोजगारी डिपेंड करता है। और मूलभूत रूप से अगर देखिए आप, वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हुई इस लॉकडाउन में, बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चला गया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पे चर्चा जितना किया जाए, शायद लगता है समय कम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी चलिए कुछ कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ गंभीर मुद्दाएं हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो वर्तमान में युवाओं के साथ जो हो रहा है, और जो भी वर्तमान में जो सरकारी एजेंसियां हैं, जिस तरह से बहाली प्रक्रियाएं चल रही है, ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। इसके चक्कर में पड़ करके युवक जो हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। से बिहार की सबसे बड़ी एजेंसी हम मानते हैं आपका जो स्टाफ लेवल में BSSC है, उसकी उनकी सारी नियुक्तियों को देखिए, 5 साल 6 साल, एक तो पहले उनको नियुक्ति के लिए मिलता नहीं है। जहाँ तक सरकार चाहती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की ही बहाली हो। वर्तमान में भी हम लोग भागलपुर से बिलोंग करते हैं, और भागलपुर में अभी हाल फिलहाल में जिला पदाधिकारी कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर बहाली निकाली गई। और ये बहाली किसके लिए निकाली गई? तो ऐसे स्टाफ जो रिटायर कर चुके हैं, जो रिटायर कर गए हैं, उनको पुनः मतलब 250 पोस्ट के लिए 250 पोस्ट के लिए बहाली निकलती है। और उसमें योग्यता रहता है कि आप किसी न किसी सरकारी संस्थान से रिटायर होकर आए हो, आपको मौका देंगे। तो फिर ये युवाओं के साथ जो खेल हो रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी दूर नहीं किया जा रहा है और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे चीज से सरकार का काम भी आसानी से नहीं होने वाला है। दूसरी ओर देखिए, BSSC वर्ष 14 में बहाली निकाली, और हम देख रहे हैं वर्तमान में 5-6 साल इंटर लेवल की जो बहाली है, 2 बार 1 बार सर एग्जाम भी ले लिया, हाल में फिर मेन एग्जाम लिया वो। तो 6 साल 5 साल की प्रक्रिया में कई लोग तो ऐसे हैं जो इतने हो चुका है कि वो ज्वाइन करने से पहले से परेशान है, मतलब की योग्यता समाप्त हो जाएगी। योग्यता तो बिल्कुल समाप्त हो। ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। कुछ और भी पहलू हैं जिस पे चर्चा कीजिए, तो फिर हम और भी बात करेंगे। जैसा कि हरि भैया के द्वारा बताया गया कि बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। यानी अगर कहा जाए तो बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक कैंसर के समान है, एक दीमक के समान है, जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, बेरोजगारी आज सिर्फ इसका प्रभाव युवाओं पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमारे पूरे समाज पर पड़ रहा है। और वो युवा जिस घर से जुड़े हुए हैं उन पर पूरी तरह से पड़ रहा है। तो आज हम सभी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बेरोजगारी सरकार के लिए आज रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसा हम क्यों कहना चाह रहे हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। बेरोजगारी सरकार के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि आज सरकार बेरोजगार युवाओं का रोजगार कर रही है, उनके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रही है। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि रोजगार के नाम पर युवाओं से शोषण किया जाता है, उनके प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो जहां सरकार को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए, वहीं उनके साथ सरेआम खिलवाड़ किया जाता है रोजगार देने के नाम पर। अब सवाल ये उठता है कि इतना गंभीर इल्जाम अगर सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो इस कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आज रोजगार जो है, रोजगार के नाम पर सरकार युवाओं से कई 100 करोड़ रुपए, अगर हम कहें सिर्फ एक एग्जाम के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए लिए जाते हैं और एक वर्ष में सरकार के खजाने में कई 100 करोड़ रुपए जमा होते हैं। तो जब जिन युवाओं को सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, उनको जो है योगदान करने के लिए समाज में या फिर अन्य सभी क्षेत्रों में प्रेरित किया जाता है, तो वहीं जब रोजगार के नाम पर युवाओं के मनोबल को तोड़ा जाता है, तब सवाल उठता है कि सरकार की नीति और रणनीति में कहाँ खोट है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो किसी एक एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहता है तो उससे 500, 700 या 1000 रुपये लिए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, किसी एक वैकेंसी, नॉर्मल वैकेंसी अगर हम ग्रुप डी या एनटीपीसी लेवल की बात करें तो 125 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरा जाता है। यानी सरकार के पास एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए 500 करोड़ रेवेन्यू आते हैं, सिर्फ एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। और सरकार इस तरह के कई एग्जाम एक साल में कंडक्ट करवाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी धनराशि जो एक शोषित वर्ग है, जो पहले से परेशान है, उनसे लिया जाता है और कई वर्षों तक सिर्फ रोजगार देने के नाम पर, जैसा कि हरि भैया भी बोले कि जो है बिहार एसएससी हुआ, चाहे आपका जो है होमगार्ड की बहाली को देख लीजिए, होमगार्ड की बहाली 2011 में आई थी और अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। लगभग 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट अभी भी बिहार के हैं जिनका होमगार्ड का बहाली अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन सभी युवाओं में से कोई भी एक ऐसा युवा नहीं बचा जो अब किसी भी वैकेंसी में अपना भागीदारी दे सके। तो उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है? 2014 में आई बिहार एसएससी की बहाली प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। अगर हम बात करें एसएससी की, जो कि हमारे देश का एक गौरवशाली संस्थान माना जाता है एजुकेशन कंडक्ट करवाने में और युवाओं को रोजगार दिलवाने में, अगर हम उसके एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल 2018 से लेकर 18 की वैकेंसी है, 19 की वैकेंसी है और 20 की भी वैकेंसी। ये तीनों वैकेंसी क्रमबद्ध तरीके से सभी फंसी हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, उनमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, अगर वो तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा उनमें जो वैकेंट सीट रहेंगे उनका क्या होगा। सवाल ये भी उठता है, जब युवाओं को सबसे अधिक रोजगार की आवश्यकता होती है तो उनके साथ 6 महीने का सिलेबस, एक जो कि वो पहले से पढ़ाई करके आते हैं, उसके बाद 6 महीने के सिलेबस को 6 साल उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो युवाओं का जो ये लगभग 5 से 6 साल का समय जो बर्बाद होता है, क्या वो उसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है? जहां युवाओं को देश की उन्नति में भागीदार होना चाहिए अपने तरह तरह के कामों से या अपने तरह तरह के उद्योगों से। मेरे हिसाब से बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वह है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को अगर हम एजुकेशन सिस्टम हम कहते हैं, एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा, सिस्टम का मतलब हो गया हमारे जो है यहाँ के सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या हमारी जो है राजतांत्रिक व्यवस्था हो या फिर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम हो। इसी में सबसे बड़ा खोट है हमारे बेरोजगारी का। हमारी ना तो एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि जो है हम पढ़ लिख कर कोई एक रोजगार मुहैया कर सके या रोजगार के लिए अपने आप को काबिल बना सकें, चाहे हम कितना भी बड़ा एजुकेशन क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे पास कोई भी तकनीकी शिक्षा नहीं है जिससे हम अपनी जीवन यापन के लिए कोई एक काम कर सकें। सिस्टम की बात हम इसलिए करेंगे कि आज हमारे पास हजारों प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि युवाओं को लोन दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन आप अगर इन योजनाओं को धरातल पर देखिएगा तो कोई भी योजना यहाँ क्रियान्वयन नहीं होते हैं। ना तो युवाओं को सरकारी नौकरी समय पर दी जाती है, सरकारी नौकरी के नाम पर कई वर्षों तक सिर्फ बरगलाया जाता है, उनके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है इस तरह का काम करके। तो क्या इनके लिए कौन दोषी है, ये भी समझने की आवश्यकता है। सवाल ये उठता है, कब कई लोग ये कहेंगे कि जो है भाई वो 500 रुपये जो है एग्जाम फी का देते हैं, हजार रुपया ट्रेवल में खर्च करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी में बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
अगर हम कहें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी बेरोजगार युवाओं के माध्यम से ही चलता है। अब कई लोगों का ये कहना होगा कि जो लोग पहले से गरीब हैं वो जो है कहाँ से इतने रुपये लाते हैं जो एक महीने में वो जो है मतलब 2 से 4 हजार रुपया फॉर्म के लिए भर देते हैं और 5 से 6 हजार रुपया जो है खर्च कर देते हैं, यानी 10 से 20 हजार उनके घर में आता कहाँ है जब वो गरीब हैं। तो मेरा उनसे कहना है जरा वो ग्रामीण इलाके में आकर देखें। एक किसान सुबह अगर 4 बजे उठता है तो अपने गाय बकरी खेत मजदूरी मुर्गी पालन बत्तख पालन, यानी एक किसान जो है एक छोटा जिसका वो 5 साल का बच्चा हो चाहे उसके घर में 80 साल का वृद्ध हो, जितने भी सदस्य हैं वह सभी सदस्य काम करके उस बेरोजगार युवक को मदद करते हैं ताकि वो कल दिन कहीं जाकर सेटल हो सके और उसके परिवार का जो है उज्जवल भविष्य हो सके। लेकिन इन सभी का मनोबल सरकार की व्यवस्थाएं तोड़ने का काम करती है। तो सरकार को यह समझने की जरूरत है आप रोजगार जितना ही दे रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि सरकार रोजगार कितनी दे रही है, समस्या ये है कि आप रोजगार कितने समय में दे रहे हैं। अगर आप रोजगार समय पर नहीं दे रहे हैं तो वो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जिस तरह से किसी भी मर्ज की दवा अगर वक्त पे नहीं मिले तो वो जख्म नासूर बन जाता है और उस अमृत का भी कोई महत्व नहीं होता है अगर वो समय पर नहीं मिले। तो वही हमारे देश की युवाओं के साथ हो रहा है, छल हो रहा है और इस छल को अब युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाए ताकि युवाओं का शोषण बंद हो सके। तो हम हरि भैया से समझने का प्रयास करेंगे कि उनके हिसाब से जो बेरोजगारी जो है यह हमारे समाज पर किस तरह से प्रभाव डालता है। सबसे पहली बात तो कि समाज में जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो बेरोजगार युवक होता है वो जब काम कुछ नहीं मिलता है और उसको जब आर्थिक रूप से वो कमजोर होता जाता है तो वो रास्ता कुछ गलत पकड़ लेता है। जी। ऐसे बहुत सारे हमारे सोसाइटी में युवा मिलते हैं जो गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। फिर वो क्या होता है, एक व्यक्ति भी अगर समाज में कोई बुरा हो गया तो उसका जो उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य युवक हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, वो भी उसके साथ चला जाता है और कहता है संगति में से गुण आता है संगति से गुण जाता है। तो कुछ लोग उसमें बहकावे में आ जाते हैं, वो भी गलत काम करने लगते हैं। तो सरकार को होनी चाहिए कि जो भी प्रणाली है सरकार की, जो भी नियुक्ति की एजेंसियां हैं वो समय पे एग्जाम ले ले, समय पे अपना बहाली प्रक्रिया को पूरा करे। दूसरी ओर क्या है कि अब रोजगार की ओर दृष्टिकोण देखिएगा तो सरकार के पास भी उतना रोजगार नहीं है क्योंकि मशीनीकरण ये दुनिया हो चुकी है, हर काम मशीन पे डिपेंड करता है और मशीन से जितना काम संभव हो पा रहा है, जहाँ लोग 150-100 मजदूर काम करते थे आज वो काम आसानी से मशीन कर देता है। सर आप भैया बोले कि जो है सरकार के पास उतनी रोजगार नहीं है। देखिए जहां तक हमको लग रहा है आज रोजगार देना सबसे बड़ी समस्या नहीं बल्कि रोजगार देने के टाइमिंग पे सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो है जी नियुक्ति एजेंसियों को ये होनी चाहिए कि जो भी एजेंसियां बहाली निकाल रही हैं वो समय पर उसको पूरा कर ले। तो सरकार का भी प्रोपेगेंडा पूरा रहता है और सरकार का भी जो लंबित कार्य है, हाल फिलहाल में देखिए 7 निश्चय का कार्य था 5 वर्ष में पूरा होना था, नहीं हो पाया, कहीं न कहीं खामियां है। तो ये खामियां कहाँ है? हो सकता है सरकार के पास एम्प्लॉय की कमी है। तो सरकार को नहीं चाहिए कि अपनी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए वहाँ पे जो जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉय को बहाल करे ताकि सो समय कार्य पूरा हो। सरकार की स्कीम भी धरातल पर उतर पाती लेकिन नहीं हो पाती है, यहाँ भी है। और दूसरी ओर आपको आत्मनिर्भर वाली बात जो है वो सरकार को कराना होगा। ये सरकार चाहेगी कि आने वाले समय में इसी तरह की जनसंख्या चलते रहे और हम सरकार रोजगार देते रहती, संभव नहीं है। लोग जागरूक हो रहा है और शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा को सरकार बढ़ावा दे ताकि लोग पढ़ लिख करके तकनीकी शिक्षा से अपना खुद रोजगार उत्पन्न कर सके, तरह तरह के लोगों को रोजगार दे सके।